हेलो चिल्ड्रन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5th, द राइज ऑफ एम्पायर्स, राज्यों का उदय। लेकिन इससे पहले हमने 4th चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार बहुत जल्दबाजी में फटाफट रिवाइज करेंगे। 4th चैप्टर था न्यू बिगनिंग्स, सिटीज एंड स्टेट्स। ठीक है, शहरों का और राज्यों का उदय। अब उसमें हमने पढ़ा क्या था? देखिए, भारत में जो पहला अर्बनाइजेशन का दौर था वो था हड़प्पा कालीन युग, जो कि आपने क्लास 6 में पढ़ा है। आपने पढ़ा है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन। वो था पहला अर्बनाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अब जब हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे नष्ट होने लगी, जैसे जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, अब नष्ट हुई तो फिर क्या आ गया? हड़प्पा के बाद में फिर से वैदिक काल आ गया। वैदिक काल में जो रहन सहन था वो गांव का था, ग्रामीण थी। वो रूरल नहीं थे, वो रूरल ये था उनका रहन सहन, अर्बन नहीं था। ठीक है। अब उनके बाद में धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में लोहे का चलन शुरू हो गया। लोहे का चलन शुरू हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि जो गंगा के प्लेन्स थे जिनमें कछारी मिट्टी थी, जो कि बारिश से और पानी से बहुत कठोर, और वहाँ के जो वन थे वो बहुत ही ज़्यादा उसमें घने थे। अब बहुत घने वन थे तो पहले क्या यूज हो रहा था? कांसा और कॉपर। कांसा भी बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि कांसे को बनाने के लिए जो टिन चाहिए होता है कॉपर में मिक्स करने के लिए, भारत में टिन था नहीं। कहीं से वो आयात करते भी थे, इंपोर्ट करते भी थे तो बहुत थोड़ा, अफगानिस्तान के आसपास से, कहीं से ईरान से करते होंगे, बट इंडिया में टिन है नहीं, अभी भी नहीं है टिन। तो इसीलिए कांसे का चलन बहुत कम था, और कांसा समवाट थोड़ा बहुत हार्ड होता था, बट कॉपर बहुत सॉफ्ट मेटल है। तो कॉपर से वो इतने जंगली पेड़ काटना और इतनी कछारी मिट्टी को प्लो करना, हल चलाना, उसमें ये संभव था नहीं, ना ही लकड़ी के हल चल सकते थे उसमें। तो जब लोहे का आविष्कार हुआ अराउंड 1000 BC, तो तब के बाद से फिर जो गंगेटिक प्लेन्स हैं, इनमें लोगों ने लोहे के औजारों से पेड़ों को काटा, वहाँ उनके लोहे के फाल बनाए हल्के, उनसे उसके खेतों की, वहाँ की उसकी ज़मीन की जुताई की तो फिर वो फर्टाइल प्लेन तो थे ही, तो उसमें बहुत अच्छी खेती हुई। जब अच्छी खेती हुई, अब किसी भी शहर की समृद्धि का क्या कारण होता है ये आपने अच्छे से पढ़ा है उसमें, कि भाई वहाँ पे अच्छी उपज हो। ठीक है, कोई एक साम्राज्य हो जिनका कोई रूलर हो, जो एक प्रशासनिक व्यवस्था हो, और वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ के व्यापार होता हो। अब व्यापार तो तभी होगा जब कुछ आप एक्स्ट्रा सरप्लस पैदा करोगे। जब आप पैदा ही वही कर रहे हो जिसको आप खा ले रहे हो, तो फिर व्यापार कहाँ का करोगे? या कुछ आप ऐसा बना रहे हो कि जिसको दूसरों को जिसकी ज़रूरत हो। तो वही चीज़ें जब गंगेटिक प्लेन में इन्होंने खेती करना शुरू की हमारे पूर्वजों ने, तो फिर क्या इनके पास में अनाज सरप्लस होना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे इन्होंने दूर दूर तक अनाज और बहुत सारी चीज़ें अब बनानी शुरू करी। फिर उनको भी उनका व्यापार कुछ एक्सपोर्ट करते थे, कुछ इंपोर्ट करते थे अपनी ज़रूरत की चीज़ें। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले जो छोटे गांव थे, गांव शहरों में तब उसमें तब्दील हुए। शहर मतलब जिनको बोला था जनपद, जनपद महाजनपद में तब्दील हुए। महाजनपद मतलब बहुत बड़े बड़े राज्य। तो वो क्या, और जो बड़े राज्य थे वे अब अर्बनाइजेशन के दौर में आ गए। लगभग 600 BC के आसपास आ गए। फिर से भारत में शहरीकरण देखने को मिला, जो शहरीकरण आज तक चला आ रहा है, ये इतना पुराना है। फिर उसके साथ साथ ही हमने और कई सारी चीज़ों का जिक्र किया था। उत्तर पथ, दक्षिणापथ, कहाँ से कहाँ तक थे। फिर हम साउथ इंडिया की तरफ गए थे। भाई ऐसा तो है नहीं कि केवल गंगेटिक प्लेन्स में ही लोग रह रहे थे, साउथ इंडिया में भी लोग रह रहे थे। उनके बारे में भी जानना जरूरी था। आपने थोड़े से में पढ़ा होगा, बहुत छोटे में शॉर्ट में, चोल चेर पांडे, ये साउथ इंडिया में थे। तो उनके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में आगे फर्दर चैप्टर आएगा, तब आप जानोगे। तो अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे कि जो जो अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ था, जो महाजनपद बने थे, बड़े बड़े एम्पायर्स, उनका उदय कैसे हुआ था।
वो अब इस चैप्टर में बताया गया है। पहले आपको बता दिया इन्होंने कि भाई कब कब अर्बनाइजेशन हुआ इंडिया में और सेकेंड अर्बनाइजेशन में क्या क्या, जो मोटा मोटी सी आपको बता दिया। अब वो अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, कैसे एम्पायर राइज किए, उसके बारे में बताएगा ये। देयर कैन नॉट बी ए कंट्री विदाउट पीपल एंड देयर इज नो किंगडम विदाउट ए कंट्री। तो ये कौटिल्य का कथन है कि किसी देश में लोग न हो तो वह देश नहीं कहलाता, और बिना देश के कोई राज्य नहीं हो सकता। ठीक है, ये बोला है उन्होंने कौटिल्य जी ने कि जब आदमी नहीं तो देश काहे का, और जब देश ही नहीं तो फिर राज्य काहे का। अब आगे चलते हैं बिग क्वेश्चंस। इसमें आप सीखोगे कि एम्पायर क्या है, ये कैसे राइज किए और कैसे इंडियन सिविलाइजेशन की सेप लिया। व्हाट फैक्टर फैसिलिटेटेड द ट्रांजिशन फ्रॉम किंगडम टू एम्पायर्स। अब जो पहले छोटे छोटे राज्य थे उनसे बड़े बड़े एम्पायर कैसे बने, कौन कौन से फैक्टर थे जिन्होंने उनको ऐसा बड़े बड़े एम्पायर बनाया। व्हाट वाज लाइफ लाइक द 6th BC टू 2nd century BC। ठीक है, अब 6th BC से 2nd century BC तक में क्या क्या परिवर्तन आए, कैसे कैसे जीवन चेंज हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा चेंजिंग पीरियड वही था। उसके बाद से तो फिर बहुत चेंज तो लगातार ही हो रहा है, अभी भी हो रहा है, बट वो स्लो फेज में हो गया था। ये सबसे बड़ा चेंज का पीरियड था कि जब इससे अर्बनाइजेशन का सेकेंड अर्बनाइजेशन इंडिया स्टार्ट हुआ था। तो अब हम आगे देखेंगे भविष्य और ध्रुव। यहाँ पे दो बच्चों की कहानी, दो बच्चों को दिखाया गया है कि वो उनको एक टाइम मशीन मिल जाती है, ठीक है, इतिहास नाम की। अब उसमें वो टाइम डाल देते हैं। तो उन्होंने सुना तो था कि भाई एक पाटलिपुत्र नाम की जगह थी, ठीक है, लेकिन अब वे आज के स्थान से उसको पता करते हैं कि आज का पटना है, अभी तो फिलहाल फिर से पाटलिपुत्र नाम कर दिया बिहार में, जो बिहार की जो कैपिटल है। तो वही पहले पाटलिपुत्र था, इसीलिए बदल के बिहार गवर्नमेंट ने इसका नाम दोबारा से पाटलिपुत्र किया है कि भाई ये हमारी धरोहर है, बहुत पुराना, जो मगध साम्राज्य था उसकी राजधानी हुआ करती थी उस समय में, और अभी बिहार की राजधानी है। तो वे पहुंच जाते हैं। अब उनकी लैंडिंग कहाँ होती है, टाइम मशीन में उन्होंने टाइम तो डाल लिया। अब टाइम डालोगे तो आपको ये नहीं पता ना कि भाई आपकी लैंडिंग उस समय में कहाँ पे जाके हो जाएगी, उस समय वहाँ पे क्या सिचुएशन हो। तो अब सिचुएशन के हिसाब से उनकी लैंडिंग जो हो रही है वो देखिए। लैंडिंग ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द ग्रेट सिटी, ए लिटिल डिजी द सॉ ए गर्ल टॉकिंग टू ए पर्सन ऑन हॉर्स बैक ड्रेस इन स्ट्रेंज क्लोथ्स एज हिल। तो अब क्या हुआ, उनके शहर के बाहरी हिस्से में वो लैंडिंग हो गई, उतर गए, ठीक है। तो थोड़े बहुत चक्कर खाए उन्होंने, फिर उन्होंने क्या देखा कि एक लड़की बड़े ही अजीब से कपड़ों से सजाया हुआ घोड़ा था, उस पर जो आदमी बैठा हुआ था उससे बात कर रही थी। एज ही लेफ्ट, जैसे ही वह आदमी व्यक्ति चला गया तो सी टर्न टू देम, अब लड़की उनकी ओर मुड़ती है। माई नेम इज इरा, डॉटर ऑफ कान्हा दास द आयरन स्मिथ, वेलकम टू पाटलिपुत्र। अब वो अपना परिचय देती है कि मेरा नाम इरा है, मैं लोहार कान्हा दास की बेटी हूँ, और पाटलिपुत्र में आपका स्वागत है। नो ग्लेड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई इरा। आवर नेम्स आर भविष्य और ध्रुव, बताए उन्होंने अपने नाम। कीप योर वॉइस डाउन, अब वो उनको जो इरा है वो बोलती कि चुप, अपनी आवाज को कम करो, धीरे बोलो। डू यू सी दो सोल्जर्स मार्चिंग पास्ट, क्या तुम उन सैनिकों को देख रहे हो जो सामने से जा रहे हैं। दे आर हेडिंग टू द बैटल अगेंस्ट ए नाइबरिंग किंगडम दैट हैज बीन ट्रबलिंग अस। अब वो क्या बता रही है कि अपने हमारे जो पड़ोस में एक राज्य है, दूसरा किंगडम है, उसके साथ युद्ध करने जा रहे हैं क्योंकि हमें बार बार परेशान कर रहा है। our king avoids war when he can, but he also protect his people when needed।
अब वो कह रहा है कि हमारे राजा युद्ध से वैसे बचते हैं क्योंकि युद्ध में बहुत ज़्यादा हानि होती है, लोग मरते हैं, पशु मरते हैं, शहर गांव उजड़ते हैं, फसलें बर्बाद होती हैं, तो इसलिए हमारे राजा इससे बचते हैं। लेकिन जब ज़रूरत आनी पड़ी, वो ज़बरदस्ती हमारे साथ युद्ध करना चाह रहे हैं, तो फिर हमारा राजा क्या, हमारी रक्षा भी करते हैं। माई फादर हेल्प forge many of the swords they carry and my uncle is one of the soldier in the group। तो उसने क्या बताया, जैसे उसके पिता लोहार थे, तो वो क्या लोहार है तो लोहे की चीज़ें बनाएगा, जैसे उनके लिए तलवारें बनाएगा और भाले बनाएगा, इस तरह की चीज़ें। तो ये बोल रहे हैं कि मेरे पिता उन तलवारों में से कई को, मेरे पिता ने उन तलवारों में से कई को बनाने में मदद की है जो वे लेकर जा रहे हैं, और मेरे चाचा उन्हीं सैनिकों में से एक हैं। आई जस्ट कम टू सी हिम ऑफ। अब मैं उनको क्या विदा करने आई थी। आई डोंट नो व्हेन ही विल रिटर्न। मुझे नहीं पता कि वे कब लौटेंगे। द ग्रुप वॉचेज एज एन इम्प्रेसिव procession of soldiers crosses a sturdy drawbridge leading out of the city. Some on horseback and the army chief on the elephant back। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले हाथी के जंगल क्यों बोले थे लास्ट चैप्टर में, कि भाई वहाँ पे हाथी के जंगल भी होने चाहिए। इसने बोला था ना लास्ट चैप्टर की जो ऊपर लिखी हुई थी प्रिम्बल, उसमें इन्होंने कौटिल्य जी ने, तो वो इसीलिए क्योंकि राजा जो उनके चीफ होते थे वो हाथी पे बैठ के लड़ाई करते थे उस टाइम में। तो इसमें इसका यहाँ से द ग्रुप से चलते हैं। द ग्रुप वॉचेज एन, समूह देखता है कि कैसे सैनिकों की एक भव्य टुकड़ी एक मजबूत पुल को पार कर सकती है, जो शहर से बाहर जा रहे थे। अब कुछ तो घोड़े पे सवार थे और जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी थे वो हाथियों पर सवार थे। देन द थ्री चिल्ड्रन क्रॉस द सेम ड्रॉब्रिज टू एंटर द सिटी। फिर तीनों बच्चे उसी पुल को पार करके शहर में प्रवेश करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ब्रिज इज दिस, आस्क भविष्य, एंड इट इज ए रिवर ब्लो। ये किस प्रकार का पुल है, भविष्य पूछती है उससे, और क्या नीचे नदी बह रही है। दिस ब्रिज कीप अस सेफ, एक्सप्लेन इरा। अब इरा उसको समझाती है कि ये पुल हमें सुरक्षित रखता है। इट्स लिफ्टेड वेन एवर देयर इज ए डेंजर ऑफ अटैक ऑन द सिटी। तो जब भी शहर पर हमले का खतरा होता है तो हम इसे क्या करते हैं, ऊपर उठा लेते हैं। एंड नो, इट्स नॉट ए रिवर, इट इज ए मोट। मैंने बताया था ना खाई, मोट पिछले चैप्टर में, तो ये क्या है, एक नदी नहीं है, खाई है। वंस द ड्रॉब्रिज इज लिफ्टेड इट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू अप्रोच द फोर्टिफिकेशंस। और जब हम इसको जो ड्रॉब्रिज है इसको हम उठा लेते हैं इस पे से, तो किले तक पहुंचना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कैन यू सो दोज हिल्स एंड फॉरेस्ट इन द डिस्टेंस। क्या तुम वहाँ दूर की जो पहाड़ी दिख रही हैं, जंगल दिख रहे हैं, उनको देख सकते हो, वो पूछती है। सी आस्क्ड। दे प्रोवाइड अस विद टिम्बर, हर्ब्स एंड मैनी अदर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो वे हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, जिनके बारे में बोल रही है कि दूर पहाड़ियाँ हैं, जंगल हैं। वे हमें लकड़ी देते हैं, जड़ी बूटियाँ देते हैं, और बहुत सारे मूल्यवान संसाधन देते हैं, वैल्यूएबल रिसोर्सेज। एलिफेंट्स फॉर द आर्मी आर आल्सो कैप्चर्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड ट्रेंड फॉर द आर्मी। अब जैसे सैनिक हाथी पे बैठ के जा रहे हैं, वे हाथी भी जंगलों से पकड़ के सैनिक लेके आते हैं और उन्हें सेना के काम के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेंड किया जाता है। व्हाट इज द ओपनिंग इन दैट हिल, आस्क ध्रुव। अब ध्रुव पूछता है कि उस पहाड़ी में जो खुला हुआ है वो क्या है, एक ओपनिंग उसको दिख रही है। इट्स केव, वो बोलती है कि ये गुफा है। अवर किंग इज गेटिंग इट कार्व्ड आउट फॉर ए कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स। ये हमारे राजाओं ने
जो भिक्षुओं के समुदाय होते हैं उनके लिए खुदवा रखे हैं ये गुफाएं के, क्योंकि भिक्षु होते थे जो भिक्षा मांगकर लोगों को ज्ञान और शिक्षा देकर अपना जीवन यापन करते थे। तो उनका तो जीवन भिक्षा पे चलना है, तो इसलिए उनको क्या बोला गया, भिक्षु। और वो शहरों में, गाँव से उनको कोई मतलब नहीं था सुख दुख से। वो अपना आएंगे गाँव शहर में, भिक्षा मांगेंगे और जाके अपना आराम से पहाड़ों में, गुफाओं में, एकांत में अपना पूजा पाठ, शांति, जो भी करना है उनको, चिंतन मनन सब करेंगे। ठीक है, आपको भिक्षु समझ में आ गए होंगे, इनको मोंक बोला है। आई होप वी कैन विजिट इट व्हेन इट्स फिनिश्ड। तो मुझे उम्मीद है जब वह पूरी हो जाएगी तो हम उसे देखने जा पाएंगे। ये मतलब उसको खुदवा रहे थे उनके राजा, उसको भी उसका काम चल ही रहा था। As they move through Patliputra, they take in its splendor, towering wooden rampart with vast towers, majestic place and buildings, lively streets. अब जैसे ये पाटलिपुत्र में आगे बढ़ते हैं, वे क्या इसका जो भव्यता है, सुंदरता, उसको देखते हैं, स्प्लेंडर को, इसके ऊंची लकड़ी की दीवारें और प्रहरी मीनारें, भव्य महल, इमारतें, जीवंत, लिवली मतलब जीवित सड़कें कि जिन पे लोग बिल्कुल आ जा रहे हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ सजा हुआ है। अब इरा गेस्चर्स टुवार्ड्स ए बस्लिंग मार्केट फिल्ड विद ट्रेडर्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स। अब इरा दूर दूर से आए बहुत सारे व्यापारी, जहाँ पे एक बाजार है जिसमें बहुत सारे व्यापारी भरे हुए हैं, उसकी ओर इशारा करती है। यू मस्ट विजिट अवर मेन मार्केट बिफोर यू लीव। तुम लोग पाटलिपुत्र से जाने से पहले हमारे जो मेन मार्केट है उसको जरूर देखना। Our king welcomes travelers from all over, so you will get silk from China, spices and gems from the south, fine clothes from different region. There's nothing you won't find in पाटलिपुत्र। वो बता रही है कि वहाँ पे उसमें जो मार्केट है, मार्केट में क्या 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 और कहाँ कहाँ से आया हुआ है। तो वो कह रही है कि हमारे राजा दूर दराज से आए यात्रियों का स्वागत करते हैं, इसलिए यहाँ तुम चीन का रेशम, दक्षिण के मसाले और रत्न और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सुंदर वस्त्र देख सकते हो। तो पाटलिपुत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें यहाँ न मिले। वो ऐसे कह रही है। What are those people over there doing? आस्क ध्रुव। अब ध्रुव पूछता है कि वहां वे लोग क्या कर रहे हैं। Oh, these are street acrobats. They build human pyramids, sing and dance or act in short plays to entertain people. वो क्या कह रहा है कि ये सड़क के करतब्बाज हैं जो कि ह्यूमन का पिरामिड बनाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, छोटी छोटी नाटक करते हैं ताकि लोगों का ये एंटरटेनमेंट, मनोरंजन कर सकें। समटाइम्स दे परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द किंग। कभी कभी ये राजा के सामने भी प्रदर्शन करते हैं। देखो राइट साइड में यहाँ दिया गया है ट्रिब्यूटरी का, जैसे आपने रिवर के पढ़ा होगा कि रिवर की ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, उसकी सहायक नदियाँ जो अपना पानी, मिट्टी जो भी वो बहा के लाई है वो सारे का सारा अपनी किसी मेन रिवर में को दे दें, मतलब उसको ट्रिब्यूट कर दें। तो ऐसे ही यहाँ पे ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या है कि वे छोटे एम्परर, वे छोटे छोटे राजा या कोई बड़ा कोई वो होगा सरदार, जो अपने एम्परर को लाके क्या देते थे, उनके पास क्या था, पैसा था, गोल्ड था, प्रीशियस मेटल्स कुछ, या एलिफेंट हैं या सैनिक है, वो लाके अपने जिस राजा को वो देते थे वे उसके क्या कहलाते थे, ट्रिब्यूटरी कहलाते थे। सेम। योर किंग साउंड वेरी पावरफुल, रिमार्क्ड भविष्य। तुम्हारे राजा की बातों से लगता है कि वह बहुत शक्तिशाली है, भविष्य ने कहा। डज ही रूल द रीजन अराउंड पाटलिपुत्र? क्या वे केवल पाटलिपुत्र के आसपास के क्षेत्र पर ही शासन करते हैं? मच मोर देन दैट, आंसर्ड इरा। इरा ने कहा कि इससे कहीं ज्यादा। ही रूल्स ओवर ए वास्ट लैंड फार फार बियॉन्ड दिस सिटी। वो इस शहर से बहुत दूर दूर तक फैले विशाल भूभाग पर शासन करते हैं। हिज ऑथोरिटीज एक्सटेंड ओवर मेनी विलेजेस, टाउन्स एंड किंगडम्स। उनका जो अधिकार है, ऑथोरिटी है, वो कई गांवों, नगरों, राज्यों तक फैला हुआ है।
My uncle told me that it takes close to 2 months or horseback to reach the border of the territory. अब मेरे चाचा मुझे बताते हैं कि जो राज्य की सीमा है उस तक अगर घोड़े पर भी आप जाओगे तो 2 महीने लगते हैं। तो देख लो कितना बड़ा है कि घोड़े पे आप ट्रेवल करोगे तब 2 मंथ लगते हैं उसकी सीमा तक पहुंचने में। दैट साउंड्स बिगर देन जस्ट ए किंगडम, व्हाट डू यू कॉल इट? अब तो एक सामान्य राज्य से भी कहीं बड़ा लगता है, तो इसे आप क्या कहेंगे? इट्स कॉल्ड एन एम्पायर, इरा स्टेटेड विद एविडेंट प्राइड। अब जो इरा है वो गर्व से कहती है कि इसे कहेंगे हम एम्पायर, साम्राज्य। ठीक है, अब पढ़ेंगे व्हाट इज एन एम्पायर। अब साम्राज्य होता क्या है? ठीक है, द वर्ड एम्पायर कम्स फ्रॉम द लैटिन एम्पेरियम विच मीन्स सुप्रीम पावर। अब जो एम्पायर ये शब्द है वो कहाँ से आया? लैटिन शब्द एम्पोरियम से आया है, जिसका एक सिंपल भाषा में अगर शब्द बोले तो होता है सर्वोच्च शक्ति, सबसे ऊंची शक्ति। Simply put, an empire is a collection of smaller kingdoms or territories over which a powerful ruler or group of rulers exert power, often after waging war against the smaller kingdom. तो अगर आसान से शब्दों में हम बोलें तो जो एक साम्राज्य है वो कई सारे छोटे राज्य या क्षेत्रों का एक ऐसा समूह है जिस पर कि एक शक्तिशाली जो शासक होता है वो अपने समूह का या अपना अधिकार जमाता है। और ऐसा होता कब है? ऐसा अक्सर युद्ध के बाद होता है। आप किसी क्षेत्र पर अधिकार जमाओगे तो पहले तो युद्ध ही था, युद्ध करोगे उस पर अधिकार जमाओगे अगर आप जीत गए तो। द स्मॉलर टेरिटरीज स्टिल हैड देयर ओन रूलर्स बट दे वर ऑल ट्रिब्यूटरीज टू द एम्परर हु रूल्ड द होल टेरिटरी ऑफ ए कैपिटल, यूजुअली ए मेजर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अब जैसा मैंने ट्रिब्यूटरी का बताया कि इन छोटे छोटे राज्यों के भी अपने शासक होते थे, लेकिन वे जो एम्परर सम्राट है उसके अधीन होते थे और उसके क्या ट्रिब्यूटरीज होते थे। जो भी सामान उनको उसको सहायता चाहिए होती थी, धन, पैसा, सोना, हाथी, सेना, सब उसको प्रोवाइड कराते थे। तो सम्राट राजधानी से, जो कि एक भाई किसी कोई एम्पायर होगा उसकी एक राजधानी होगी जहाँ पे सम्राट राजा रहता है, एम्परर रहता था, तो वहीं से वो सारे जितने भी आर्थिक या प्रशासनिक गतिविधियाँ थी सारी पूरे साम्राज्य की वहीं से कंट्रोल करता था वो एम्परर। इन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट वर्ड्स कॉमनली यूज फॉर एम्परर मेड दिस क्लियर, दे इंक्लूड सम्राज मीनिंग द लॉर्ड ऑफ ऑल और सुप्रीम रूलर, अधिराजा और ओवरलॉर्ड, एंड राजाधिराज और किंग ऑफ किंग्स। तो देखो कितने सारे बताए इसके लिए उन्होंने कि एम्परर को क्या कहते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सम्राट के लिए, एम्परर के लिए कौन कौन से शब्दों का यूज किया गया है। जैसे कि सम्राज, जिसका अर्थ होता है सबका स्वामी या सर्वोच्च शासक। अधिराज यानी राजाओं का अधिपति, राजाओं का भी राजा। राजाधिराज अर्थात राजाओं का राजा। तो इतने सारे नाम थे उसके एम्परर के। इंडियन हिस्ट्री इज फुल ऑफ एम्पायर्स। जो भारतीय इतिहास है वो साम्राज्य से भरा पड़ा है। दोज रोज एक्सपेंडेड लास्टेड फॉर ए वाइल, डिक्लाइन एंड डिसअपियर्ड। ये उभरे, फले, फूले, कुछ समय तक टिके रहे, फिर उनका क्या हो गया? डिक्लाइन, पतन हो गया और वे गायब हो गए, डिसअपियर्ड हो गए। इन फैक्ट द लास्ट एम्पायर दैट रूल्ड द सबकॉन्टिनेंट एग्जिस्टेड लेस देन ए सेंचुरी एगो। वास्तव में इस उपमहाद्वीप में शासन करने वाला जो अंतिम साम्राज्य था वो अभी से 100 वर्ष पहले तक मौजूद था। बट नव इज नॉट द टाइम टू टेल दैट स्टोरी। लेकिन ये अभी समय नहीं है कि वो अब की आपको कहानी सुनाई जाए। वी स्टार्ट एट द अदर एंड ऑफ टाइम। इसको हम फिर कभी शुरू करेंगे। सो वी मे अंडरस्टैंड हाउ एम्पायर्स फंक्शन इन द distant past and how they deeply impacted India's
इवोल्यूशन एट ऑल लेवल्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल। अब हम वापस वहीं चलते हैं ताकि हम यह समझ सकें कि प्राचीन काल के साम्राज्य कैसे कैसे काम करते थे, कैसे वे भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और कैसे उनका भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो उस चीज़ को पढ़ेंगे अभी फर्स्ट पढ़ेंगे मेंटेन एन आर्मी। उसके एम्पायर के फीचर क्या क्या होते थे, उसकी विशेषताएं क्या क्या थी। मेंटेन एन आर्मी टू कीप द ट्रिब्यूटरी स्टेट्स अंडर कंट्रोल, एक्सपेंड द एम्पायर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम आउटसाइड एग्रेशन। तो एम्पायर क्या करता था, एक पूरी सेना बनाए रखता था ताकि जो उसके अधीन राज्य थे उनको अपने वो नियंत्रण में रख सके और साम्राज्य का विस्तार कर सके और बाहरी आक्रमणों से अपने लोगों की रक्षा कर सके। सेकंड, डिजाइन एंड मेंटेन एंड एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑफिशियल टू मैनेज द टेरिटरीज, कलेक्ट टैक्सेस, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एटसेट्रा। एक प्रशासनिक प्रणाली बनाता और बनाए रखता था उसको, जिसमें अधिकारी होते थे जो क्षेत्रों का प्रबंधन करते थे, कर वसूलते थे, कानून व्यवस्था आदि को बनाए रखते थे। नाउ कम टू थर्ड वन, मेक्स लॉ, इशू करेंसीज, वेट्स एंड मेजर रेगुलेट्स ट्रेड्स। तो वो क्या है, कानून बनाता था, मुद्रा और मापतोल की प्रणालियां लागू करता था, व्यापार को नियंत्रित करता था, रेगुलेट। नाउ कम टू 4 नंबर, कंट्रोल एंड रेगुलेट एक्सेस टू रिसोर्सेज, माइंस, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस, मैन पावर। तो और क्या करता, संसाधन जैसे कि खदानें, जंगल, कृषि उपज, मानव संसाधन तक पहुंच को नियंत्रित और विनियमित करता था वो। नाउ कम टू 5, इनक्रेजेज आर्ट, लिटरेचर, ये रिलीजन्स, स्कूल ऑफ थॉट, सेंटर्स ऑफ लर्निंग। अब वो जो कला, साहित्य, धर्म, विचारधारा, इनके ज्ञान केंद्रों को प्रोत्साहन भी देता था। मेंटेन्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोड, रिवर एंड सी नेविगेशन एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड पीपल वेलफेयर। वो और क्या क्या चीज़ देखता था, संचार नेटवर्क देखता था, जैसे कि संचार नेटवर्क में क्या आ गए, सड़कें आ गई, नदी आ गई, समुद्री मार्ग आ गए। प्रशासन देखता था, व्यापार और जन कल्याण के लिए ढांचागत सुविधाएं बनाए रखता था ताकि ये सब चीज़ें आसानी से चलती रहे। अब इसमें जो दिया है लेटेस्ट एक्सप्लोर में चलो जाने, एम्पायर्स एक्सटेंडेड ओवर वास्ट एरियाज एंड हैड डाइवर्स पीपल विद डिफरिंग लैंग्वेज, कस्टम, कल्चर्स। जो साम्राज्य होते थे बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में फैले होते थे, जैसे बताया कि 2 महीने तक लग जाते थे घोड़े पे भी उसकी सीमा तक पहुंचने में। तो जो वहाँ रहने वाले लोग थे उनकी भाषाएं, रीति रिवाज, संस्कृतियाँ भी अलग अलग थी। हाउ डू यू थिंक द emperors made sure that they live in harmony? Discuss in group and share your thoughts with class. अब आपको कैसे लगता है कि सम्राट यह कैसे सुनिश्चित करते होंगे कि लोग आपस में हार्मोनी, मतलब सौहार्दपूर्ण मिलजुल कर रहते रहें। भाई सबके डिफरेंट कल्चर थे, डिफरेंट भाषाएं थी, डिफरेंट संस्कृतियां थी, रीति रिवाज थे, तो उनमें हार्मोनी कैसे बने, सौहार्द कैसे बने। तो आप इस बारे में तो अपनी क्लास में चर्चा करो कि उन्होंने, राजा क्या करता होगा कि सबके बीच में सामंजस्य बैठा सके। नाउ कम टू सेकंड, लुकिंग एट द मैनी चैलेंजेस इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एम्पायर, व्हाई शुड ए किंग बी सो कीन टू एक्सपेंड हिज किंगडम इनटू एन एम्पायर एंड बिकम एन एम्परर। तो साम्राज्य चलाने में आने वाली बहुत सारी चुनौतियों को देखते हुए कोई राजा इतना इच्छुक क्यों होता होगा कि वह अपने राज्य को साम्राज्य में बदलकर सम्राट बनना चाहता था। Here are few possible answer, see if you can think of a few more। भाई जब इतनी दिक्कतें थी, इतनी चुनौतियां थी, तो फिर वो अपने छोटे राज्य को साम्राज्य में क्यों बदलना चाहता था, क्यों वो एम्परर, सम्राट बनना चाहता था। तो उसके लिए नीचे कुछ पॉसिबल आंसर दिए गए हैं, आप उसके अलावा भी कुछ और सोच सकते हैं जो आपको ठीक लगे कि भाई ये भी इसके हो सकते हैं। An ambition to rule the entire world, a metaphor for controlling large territories and ensuring that they would be remembered for posterity। अब देखो पहला रीजन तो ये था कि वे जितने ज़्यादा बड़े साम्राज्य पे शासन करेंगे, ठीक है, तो
उनकी क्या है, उतनी ज़्यादा प्रसिद्धि होगी और आने वाली जो आगे की पीढ़ियाँ हैं वो उतने ही लंबे समय तक उनको याद रखेंगी। A wish to bring large areas under control and gain access to their resources to build economic and military strength। अब दूसरा क्या था कि जितने बड़े क्षेत्रों पे उनका नियंत्रण रहेगा वहाँ के संसाधन भी उपयोग कर पाएंगे, वहाँ के वहाँ की जो आर्थिक शक्ति है वो भी यूज कर पाएंगे और उससे उनके क्या क्या होगा, उनकी सैन्य शक्ति बढ़ाने की इच्छा भी बढ़ जाएगी, दूसरों को वो दूसरे के साथ लड़के और भी वो ज़्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकें। नाउ ए डिजायर फॉर ग्रेट वेल्थ फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर द एम्पायर। तो अपने और अपने साम्राज्य के लिए अधिक से अधिक धन संपत्ति पाने की चाह भी एक इसमें कारण था। इन रिटर्न फॉर ट्रिब्यूट एंड लॉयल्टी एम्परर्स जनरली अलाउड रीजनल किंग और चीफ्स टू कंटिन्यू टू गवर्न देयर एरियाज। अब जो उनके ट्रिब्यूटरी राजा होते थे तो वो क्या करते थे उनसे, भाई वो उनको कर देते थे, तो कर देने के बदले वो कर और निष्ठा देने के बदले में जो सम्राट होता था, जो उसके ट्रिब्यूटरी राजा होते थे, उनको खुद शासन करने की अनुमति दे देते थे कि ठीक है भाई तुम शासन करो, लेकिन तुम हमें कर कर देते रहना, और निष्ठा मतलब जब मुझे ज़रूरत हो तब तुम मेरे काम आना। अब जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया, ट्रेंड आर्मीज वर डिप्लॉयड टू कंकर नाइबरिंग किंगडम, मेंटेन कंट्रोल ओवर देम एंड डिफेंड द एम्पायर्स बॉर्डर्स। अब जो ट्रेन आर्मी होती थी वो क्या क्या करती थी, उनके साथ में झगड़ा करती थी, अपने नेबर के साथ में कंक्वेयर संघर्ष, और उनके ऊपर अपना कंट्रोल मेंटेन करती थी, और उनको अपना जो एम्पायर है उसके बॉर्डर को डिफेंड रक्षा करती थी उसकी। फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स वुड बी बिल्ट इन स्ट्रेटेजिक प्लेस सच एज द एम्पायर्स बॉर्डर्स। तो जो साम्राज्य की सीमाएं होती थी, जैसे कुछ रणनीतिक स्थान होते थे, पर सुरक्षित और किलेबंद बस्तियां बनाई जाती थी, जैसा कि इसमें दिखाई गई है। देखो, टू एक्सपेंड इनटू एन एम्पायर किंगडम माइट फर्स्ट वेग वार अगेंस्ट नेबरिंग टेरिटरीज सो एज टू कंक्वेयर देम। अब जब एक कोई छोटा राज्य है वो बड़ा राज्य साम्राज्य बनना चाहेगा तो पहले क्या करेगा, सबसे पहले अपने पड़ोसी क्षेत्र हैं उन पर आक्रमण करेगा और उन्हें जीतने का प्रयास करेगा। रूलर्स endeavored to control rivers and trade network as that would give them control over precious resources apart from tax revenue from the trade। अब जो रूलर होते थे वे क्या करते थे, नदी और जो व्यापारिक मार्ग होते थे उन पर नियंत्रण पाने का प्रयास करते थे, जिससे कि उन्हें जो ट्रेड होगा उस पर तो टैक्स मिल ही जाएगा, बट वहाँ के जो बहुमूल्य संसाधन होंगे वे भी उसको प्राप्त हो जाएंगे। With many smaller kingdom warring for control, one with access to stronger military power and surplus resources would eventually become the overlord। तो जब छोटे छोटे कई राज्य आपस में लड़ रहे होते थे तो उनमें जीतेगा कौन, किसका प्रभुत्व स्थापित होगा, सीधी सी बात है जिसके पास में ज़्यादा सैन्य बल होगा और जिसके पास में ज़्यादा संसाधन होंगे तो उसका प्रभुत्व स्थापित होता था। Warfare apart, what other method do you think the rulers might have used to expand their empires? देखो, युद्ध तो वो करते ही थे, युद्ध करके तो जीतते ही थे, लेकिन इसके अलावा भी और कौन से तरीके थे जिनसे वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड करते थे। अब आप अपने खुद ये आइडिया अपनी क्लास के साथ में शेयर कीजिए। नाउ कम टू ट्रेड रूट एंड गिल्ड्स। व्यापार, व्यापारिक मार्ग और श्रेणियाँ। कंडक्टिंग मिलिट्री कैंपेन स्पेशली इन डिस्टेंट लैंड्स इज नॉट एज सिंपल एज इट माइट सीम। देखो, जो दूर दूर के क्षेत्र थे उनमें सैनिक अभियानों को चलाना इतना आसान नहीं था जितना ये दिखता है। मेंटेनिंग एन आर्मी इज ए कॉस्टली अफेयर। सोल्जर नीड टू बी फीड, क्लॉथ, इक्विप्ड विद वेपन्स एंड पेड। Elephants and horses need to be cared for. Roads or ships have to be built and so on। तो देखो, दूर की जगह पे अब की तरह पहले इतने फास्ट ट्रांसपोर्ट के साधन तो थे नहीं कि फट से तुम कहीं भी पहुंच जाओगे। तो तब क्या थे, हाथी थे, घोड़े थे, पैदल सेनाएं थी। अब उनको रखना भी है, उनको खाना भी खिलाना है, उनको वेतन भी देना है, उनको कपड़े भी देने हैं, उनको हथियार भी देने हैं।
तो इतनी सारी चीज़ें करना, ये सेना मतलब एक सेना को रखना बहुत महंगा काम था। ठीक है, अब हाथी घोड़े हैं, उनकी देखभाल भी करनी है। ठीक है, कोई कहीं जाने के लिए तुम्हें किसी दूसरे ऐसे क्षेत्र में जाना है जहाँ पे सड़कें नहीं है, सड़कें भी बनवानी है, जहाज भी बनवाने हैं पानी से यात्रा करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ऑल दिस रिक्वायर कंसिडरेबल इकोनॉमिक पावर, कंट्रोल ओवर द वर्क फोर्स एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो ये सब कार्य करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पर्याप्त पैसा, आर्थिक शक्ति होनी चाहिए। जो आपके पास श्रमिक हैं उन पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, और संसाधनों तक आपकी पहुंच होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम जरूरी थी इस काम को करने के लिए। वी कैन नाउ अंडरस्टैंड दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्पेशली production and trade, is one of the key to maintaining an empire and ensuring people's welfare and quality of life, which a good ruler should be concerned with. तो अब ये क्या कह रहा है? अब हम ये समझ सकते हैं कि जो आर्थिक गतिविधियां थी, विशेष रूप से कोई उत्पादन करना या व्यापार का काम, तो किसी राज्य को बनाए रखने के लिए, लोगों की भलाई के लिए, जीवन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए एक मेन की थी, प्रमुख कुंजी थी। भाई आपके पास पैसा होगा तभी तो ये सारी चीज़ें कर पाओगे आप। और पैसा कहाँ से आएगा? आपकी आर्थिक गतिविधि से आएगा। आप व्यापार करोगे, आप बहुत ज़्यादा उपजाओगे, तब आप किसी और को उसको दोगे, ट्रेड करोगे, तो आपके पास पैसा आएगा। तो आगे, जिस पर एक अच्छे शासक को मतलब बिल्कुल जरूरी रूप से ध्यान देना पड़ता था। देयरफॉर स्टेबलाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ट्रेड रूट्स ऑल ओवर द एम्पायर्स टेरिटरी एंड बियॉन्ड इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अब इसलिए पूरे साम्राज्य या उसके बाहर के जो व्यापार मार्ग थे उनकी स्थापना करना, उन पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। That way the goods trade will grow in quantity and variety। तो इससे क्या होता था? व्यापार के लिए वस्तुएं होती थी, उनकी मात्रा और विविधता दोनों में वृद्धि होती थी। एंड मोर ट्रेड मीन्स मोर इनकम फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड इंक्रीज टैक्स कलेक्शन द रूलर्स। अब जितना ज़्यादा व्यापार होगा, ज़्यादा उत्पादन होगा, उतना ज़्यादा व्यापार होगा, तो लोगों की उससे आय बढ़ेगी, और शासक के लिए उससे क्या बढ़ेगा? कर बढ़ेगा, जिससे टैक्स वसूलेगा शासक उनसे। तो टैक्स ही उसकी मेन इनकम थी। रिटर्निंग टू द केस ऑफ एंशियंट इंडिया, व्हाट वुड हैव बीन द ट्रेडेड गुड्स। अब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं, तो वे कौन कौन सी चीज़ें थी जिनका वे व्यापार करते थे? देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस ऑन दिस, एट लीस्ट बोथ फ्रॉम द लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजिकल excavations, textile, spices, agriculture produce, luxury items such as gems and handicraft product and various animal were among the main items of trade। अब इस बारे में हमारे पास में देखो पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है, कुछ जिसमें आपके पास लिटरेचर मतलब साहित्यिक जो लिखे हुए हैं कागजों में आपको दिखते हैं, कोई पुराने ग्रंथ है, जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, उसने बहुत अच्छे से दिया हुआ है इस टाइम का लिख के कि कैसे क्या क्या होता था, पूरे राज्य का वर्णन है हर चीज़ का। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, जो पुरातात्विक खोजें, भैया हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वे अभी उन जगहों को खुदाई करते हैं, तो उनको वहाँ से क्या है कि पुरानी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो भी साक्ष्य हैं। नाउ कम टू टेक्सटाइल्स, ये वस्त्र, मसाले, कृषि उत्पाद, रत्न, हस्तशिल्प जैसी विलासिता की वस्तुएं। लग्जरी मतलब विलासिता, जो लोग समृद्ध होते थे, महंगी चीज़ें वो खरीदते थे, उनका कोई यूज नहीं था, बट विलासिता की चीज़ें हैं। और अनेक प्रकार के पशु व्यापार की मुख्य वस्तुएं थी, और बहुत सारे एनिमल का भी ट्रेड होता था। ऑल दिस brisk trade was not limited to India. Many Indian goods traveled toward distance courier by land or sea। यह जो तेज व्यापार केवल भारत तक ही सीमित नहीं था,
बहुत सारी भारतीय वस्तुएं स्थल मार्ग या जल मार्ग से दूर कई देशों, बहुत सारे देशों तक जाती थी। More often that than not, traders were not just isolated individuals carrying out their own businesses. अब अधिकांश समय जो व्यापारी होते थे केवल अकेलेपन में व्यापार करने वाले व्यक्ति नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उस समय में ऐसा तो था नहीं कि अकेला कहीं भी जैसे अभी चल देते हैं हम चल दें, तो वो क्या ग्रुप में करते थे, क्योंकि अकेला जाने का उस टाइम पे था भी नहीं। रास्ते में जंगल आते थे, चोर लुटेरे आते थे, तो अकेला कहाँ जाएगा, और उसको फिर साथी भी चाहिए, कोई साथी होता नहीं था उस टाइम में। ये अकेले का अब तो क्या है कि आपके बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ट्रेन में जाओगे, भले ही आपका कोई वैसे सगा दोस्त ना हो, लेकिन वैसे आपको बहुत सारे लोग तो रह मिलेंगे। और अभी चोर लुटेरों का भी इतना डर नहीं है, क्योंकि आपके पास पुलिस है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, आपके पास फ़ोन है बताने के लिए, कुछ भी आपके साथ दिक्कत होती है। तो तब तो कुछ था ही नहीं ऐसी चीज़ें, तो इसलिए आदमी अकेला जाता नहीं था, वो पूरे ग्रुप में जाता था। और उस ग्रुप को क्या कहते थे, आगे आपको बताया गया है, दे सून अंडरस्टूड द बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग फोर्सेस एंड क्रिएटिंग गिल्ड्स। तो गिल्ड मतलब श्रेणियाँ, समूह बनाकर। तो उन्होंने जल्दी ही ये समझ लिया कि समूह बनाना या समूह में रहना बहुत ज़्यादा लाभकारी है। गिल्ड वर पावरफुल एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, क्राफ्टमैन, मनी लेंडर और एग्रीकल्चरिस्ट्स। तो गिल्ड क्या, श्रेणियाँ क्या थी, व्यापारी, शिल्पकार, साहूकार और कृषि के शक्तिशाली संघ होते थे। एज एज फार एज एविडेंस शोज, ए गिल्ड हैड ए head who was usually elected and executive officers who were supposed to have all kind of ethical qualities। देखो इसमें प्रमाणों के अनुसार जो प्रत्येक श्रेणी थी, गिल्ड थी, उसका एक प्रमुख होता था जो कि निर्वाचित होता था, निर्वाचित जिसका इलेक्शन होता था, एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और एक कार्यकारी अधिकारी होता था जिसमें सभी प्रकार के नैतिक गुणों की अपेक्षा की जाती थी, मतलब उसमें के सारे एथिकल क्वालिटीज उसके अंदर होंगी। टू थिंग्स मेड ट्रेडर्स गिल्ड ए रिमार्केबल इंस्टीट्यूशंस। दो चीज़ों ने व्यापारिक श्रेणियों को एक विशेष संस्था बना दिया। फर्स्ट, सॉरी, देखिए इनका सबसे पहला क्या था कि लोगों को इकट्ठा करती थी, ना कि उनको मतलब सहयोगी बनाती थी, ना कि उनको आपस में प्रतिस्पर्धी। क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ समझ लिया था कि जो संसाधन है, बाजार है, आपूर्ति और मांग है, श्रम या अन्य चीज़ें हैं, उनकी जानकारी साझा करना सभी के हित में है, सबके लिए बेनिफिशियल है वो। सेकंड, एज एन एंशियंट टेक्स्ट पुट इट, कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स, हार्ड्समैन, मनी लेंडर्स एंड आर्टिसंस हैव अथॉरिटी टू ले डाउन रूल्स फॉर देयर रेस्पेक्टिव क्लासेस। अब जैसा कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें भी कही गई है ये चीज़ कि जो कृषक हैं, व्यापारी हैं, पशुचालक हैं, साहूकार हैं, शिल्पकार हैं, सभी को जो उनकी एक जाति होती है, अपनी जाति के लिए नियम बनाने का अधिकार है। इन अदर वर्ड्स, गिल्ड हैड द ऑटोनॉमी टू क्रिएट देयर ओन इंटरनल रूल्स एंड द किंग वाज नॉट टू इंटरफेयर विद देम एंड दे शुड ही इफ ट्रेड फ्लोरिश्ड एंड वाई शुड ही इफ ट्रेड फ्लोरिश्ड। देखिए पहला तो, दूसरे शब्दों में अगर इनको हम कहें कि श्रेणियों को भी अपने जो आंतरिक नियम थे वो बनाने की स्वतंत्रता थी, और राजा क्या है उसमें इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं कर, राजा को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। अगर व्यापार अच्छे से फल फूल रहा है तो हस्तक्षेप करने की जरूरत भी क्या है, क्यों हस्तक्षेप करे। गिल्ड स्प्रेड ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड एंड्योर्ड फॉर सेंचुरीज। अब ये जो श्रेणियाँ है भारत के बड़े हिस्सों में फैल गई थी और सदियों तक अस्तित्व में बनी रही, बहुत लंबे टाइम तक। इवन आफ्टर दे सीज टू एग्जिस्ट फॉर्मली, देयर स्पिरिट कंटिन्यूड इन्फ्लुएंस इंडिया ट्रेड एंड बिजनेस एक्टिविटीज समटाइम इवन टू दिस डे। ये तो अब तक भी कह रहे हैं
कि यहाँ तक कि जब वे औपचारिक रूप से समाप्त भी हो गई थी तब भी उनकी जो भावना है वो भारत के व्यापार और व्यवसाय को आज तक भी प्रभावित करती रही है। The institution of guild provide an excellent example of self-organizing abilities of Indian society। अब जो श्रेणी संस्था थी भारतीय समाज की, ये खुद का आत्म संगठन क्षमता का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करती है कि हम सब कुछ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जिसको बोलते हैं आत्म संगठन क्षमता, उसका बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल ये पेश करती है हमारे उस The ancient village unit with its various committees and councils provide another। अब जो हमारे प्राचीन गांवों की इकाई हैं जिनमें समितियां और परिषदें होती थी, ये भी उसका एक एग्जाम्पल है। Indeed, an enlightened ruler would let people organize themselves and refrain from interfering if the लोकल इंस्टीट्यूशन वर्क सेटिस्फैक्टरली। वास्तव में जो एक विवेकशील शासक था लोगों को क्या करता था, वो स्वयं से संगठित होने देता था, और यदि उनकी जो संगठित हुए हैं, उन्होंने कोई संस्था बनाई है, वो ठीक से चल रही होती है तो वह हस्तक्षेप उसमें नहीं करता था, अगर वो अच्छे से चल रही होती थी तो। देखिए अब हम इसमें चलेंगे कि जो दिखाए गए हैं ना इसमें, ये इंडिया के इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट दिखाए गए हैं उस समय के, जो कि 500 ईसा पूर्व से प्रचलित है, जो वहाँ के उस टाइम के मेन ट्रेड रूट्स थे। और उन ट्रेड रूट पे जो ये दिखाए गए हैं, जो मेन उस टाइम के सिटीज थी, जैसे उज्जैन होगी, कौशाम्बी हो गई, काशी, श्रावस्ती, मथुरा, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं कि उस समय की कौन कौन सी थी। पाटलिपुत्र, चंपा, राजगृह, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। अब ये तो हो गया ऑब्जर्व द मैप ऑफ ट्रेड रूट। अब इसमें क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई जियोग्राफिकल फीचर दैट हेल्प द ट्रेडर्स ट्रेवल अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। अब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जो लोग व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, यात्रा करते थे, तो कौन सी भौगोलिक विशेषता थी जो उन्हें इसमें हेल्प करती थी। चलो एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जैसे रिवर, वाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन दोज रोड्स डू यू थिंक वर अवेलेबल एट द टाइम। तो इस समय में जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थे वो क्या क्या अवेलेबल थे, वो भी आप सोचिए। तो दोस्तों चैप्टर बहुत बड़ा है, ये अभी लगभग आधा ही कवर हुआ है। इसको फर्स्ट पार्ट करके मैं डाल रहा हूँ, इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द मैं दोबारा डालूँगा। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है अच्छे से समझने के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। किसी भी टॉपिक पे आपको एक्सप्लेनेशन और फर्दर चाहिए हो तो आई विल प्रोवाइड यू। और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपके पास तुरंत से पहुंचे। इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।